ए लड़की, क्या यहाँ पर चोरी करने के इरादे से घुसी है क्या? हैं? देखिए बहन जी, मैं ऑनलाइन सर्विस वाला हूँ, मुझे ये तो नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन हाँ, हमारी सब्जियों में किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता, वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब सपना ने शहर के उसी पॉश इलाके में, जहाँ कभी सपना को चोर समझा गया था, आज वहाँ एक शानदार सफेद रंग का 2 मंजिला बंगला बनकर तैयार था। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। आलू ले लो, घिया ले लो, तोरी ले लो। आलू ले लो, घिया ले लो, तोरी ले लो, टिंडे ले लो। आओ आओ सब्जी ले जाओ, आओ आओ सब्जी ले जाओ। सपना सब्जी बेच रही है, लेकिन आज उसके पास बहुत कम लोग ही सब्जियां खरीदने आए, जिस वजह से वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है। आज तो मेरी ज्यादातर सब्जियां बिकी ही नहीं। वैसे भी धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर सब्जियां नहीं बिकी तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। सपना ये सोचकर परेशान थी कि तभी उसका ध्यान एक मोहल्ले की तरफ गया और उसने कहा, बहुत समय हो गया है इस मोहल्ले में सब्जियां बेचे हुए, और वैसे भी यहाँ पर तो सारे अमीर लोग रहते हैं, यहाँ पर मेरा काम बन जाएगा। सपना उस मोहल्ले में अब सब्जियां बेचने के लिए घूमने लगी। उस समय गेट पर गार्ड नहीं बैठा हुआ था। सपना फिर से आवाज लगाती है, सब्जी ले लो सब्जी, आओ आओ सब्जी खाओ, ताजा ताजा सब्जी खाओ। आओ आओ घिया ले लो, तोरी ले लो, टिंडे ले लो, बैंगन ले लो। आओ आओ सब्जी खाओ। सपना सब्जियां बेच रही थी कि तभी उसकी नजर एक सफेद रंग के 2 मंजिला बने हुए बंगले पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कितना सुंदर बंगला है, काश मेरा भी ऐसा ही एक चकाचक बंगला होता तो कितना अच्छा होता। तभी वहां पर वो गार्ड आ जाता है जो कि उस मोहल्ले की पहरेदारी किया करता था। रुक जा। ए लड़की, क्या यहाँ पर चोरी करने के इरादे से घुसी है क्या? हैं? जो इस बंगले को इतना गौर से देख रेख कर रही है, क्या रेकी कर रही है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? मैं तो इस बंगले की खूबसूरती को निहार रही थी, और मैं मेहनत करके सब्जी बेचने वाली आपको चोर नजर आती हूँ? मेरा काम यहाँ पहरेदारी करना है, और मुझे तो अपने रिश्तेदार में भी चोर नजर आएगा अगर वो इस तरह से ताका झाकी करेगा, घूर कर देखेगा, समझी? अबे देख क्या रही है, चली जा यहाँ से। तेरी औकात है क्या इस बंगले को खरीदने की जो देख रही है? चल जा यहाँ से। हाँ जा रही हूँ, और आज के बाद मैं इस मोहल्ले में सब्जी बेचने के लिए कभी नहीं आऊंगी। और देखना, एक दिन ऐसे ही किसी मोहल्ले में मेरा भी बंगला होगा। सपना ये बोलकर जाने लगी और गार्ड पीछे से कहता है, अरे जा, मत आना इस मोहल्ले में। अबे तेरे बस की है क्या इस मोहल्ले में अपना बंगला लेने की? तुम अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कहाँ से चली आती हैं फटीचर कहीं की। चल जा यहाँ से, चल जा। अब सपना रोती हुई उस मोहल्ले से बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में अपने घर आ गई, जहाँ पर उसकी सास उषा उसे परेशान देखकर बोली, क्या बात हो गई सपना? आज भी तेरी सब्जी अच्छे से नहीं बिकी क्या? बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही है। हाँ मम्मी जी, मेरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बिकी, और आज तो एक गार्ड ने मेरा तिरस्कार भी किया और मुझे बोला कि मैं कभी भी किसी बड़े बंगले की मालकिन नहीं बन सकती। सपना की बात सुनकर उषा भी हंसती और बड़े प्यार से सपना को कहने लगी, सही तो बोला उस गार्ड ने, बल्कि तुझे आईना दिखाया। हम लोगों के बस की इस छोटी सी झोपड़ी का किराया देना नहीं हो पाता, हम कहाँ ही कोई बंगला ले पाएंगे। पर मम्मी जी, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक सपना साकार कैसे होगा? आपको तो पता है 1 हफ्ता हो गया है और सब्जियां बिक नहीं रही हैं, सिर्फ खराब हो रही हैं। मेरी मान, तू और मैं गांव वापस चलते हैं। वैसे भी तेरे ससुर जी की तबीयत खराब रहती है और हम वहीं खेती करके आसपास सब्जियां बेच लेंगे।
सपना उस समय तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जब कुछ दिनों तक भी उसका काम अच्छा नहीं चलता तो वो अपनी सास के साथ गांव जाने के लिए राजी हो जाती है और दोनों सास बहू ट्रेन में बैठकर गांव पहुंच जाते हैं। सपना कहती है, मम्मी जी, वहाँ भी एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और यहाँ भी टूटी फूटी झोपड़ी है। बस यहाँ नाम के कुछ खेत हैं जिसमें अब हम सब्जियां उगा लेंगे। अब दोनों सास बहू अपनी झोपड़ी के अंदर जाती हैं। सपना तुरंत ही जाती है और अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लाती है। उसका ससुर उसे आशीर्वाद देता है। अगले दिन सपना अपने खेतों में उगी हुई सब्जियों को लेकर ठेले पर बेचने के लिए गांव में निकलती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी, खेतों की सब्जी। सपना सब्जियां बेच रही थी कि तभी गांव की एक औरत मीनाक्षी उसके पास आकर बोली, क्या बात है सपना, तुम तो बड़ा खुश होकर शहर गई थी। मुझे तो लगा था कि न जाने क्या ही हासिल कर लोगी, लेकिन तुम तो वापस गांव में आकर ही सब्जियां बेच रही हो। बहन, क्या करूं, शहर में कुछ बना ही नहीं मेरा। बहुत कोशिश की, हर किसी के बस की नहीं होता सफलता को हासिल करना। कहने की बात होती है, हम जैसे गरीब लोग अपना गुजारा कर ले वही बहुत बड़ी बात है। चलो, तुम पर दया खाकर तुमसे 2-4 सब्जियां खरीद लेती हूँ। सपना को ये सुनकर बुरा लगा और वो मीनाक्षी से बोली, अगर तुम्हें मुझसे कुछ सब्जियां खरीदनी है तो खरीद लो, लेकिन उसे दया का नाम मत दो मीनाक्षी। अब मीनाक्षी उससे 2-4 सब्जियां खरीद लेती है और सपना घर आ जाती है। रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन सपना कुछ नहीं खा रही थी। उसके ससुर मुरली ने पूछा, अरे क्या बात हो गई सपना बहू, तुम कुछ खाना क्यों नहीं खा रही हो और बहुत ज्यादा उदास नजर आ रही हो। मुझे लगा था गांव आकर तुम्हें सुकून मिलेगा। पापा जी, वहाँ भी जिंदगी वही थी और यहाँ भी जिंदगी वही है, कुछ नहीं बदला। मुरली एक लंबी सांस लेता है और कहता है, हाँ बेटा, हम गरीबों की जिंदगी नहीं बदलती है बहू, वो ऐसी ही रहती है। हम जिंदगी जीते नहीं हैं, जिंदगी को काटते हैं बहू, काटते हैं। बस यही सोच तो बदलनी है ना पापा जी, और मैं ये जल्दी ही करूंगी। सपना के अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ था। उसने सोच लिया था कि वो कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके दिन बदल जाएंगे। सपना ने सोच लिया था कि वो कुछ जरूर अच्छा और बड़ा करके दिखाएगी। अब सपना अगले दिन जमींदार के पास जाती है और जमींदार से बात करती है। जमींदार जी, मैं आपसे यहाँ सौदे की बात करने आई हूँ। आपके पास तो बहुत सारे खेत हैं, लेकिन फिर भी फसल बहुत कम होती है। हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है। अरे फसल तो तुम्हारे खेतों में होती है ना, तो उससे मुझे क्या मुनाफा होने वाला है लड़की है? मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी सब्जियाँ आपको बेच दिया करूँ और आप उसके मुझे अच्छे पैसे दे दे, जिससे मैं और खेत खरीद सकूँ। या फिर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना खेत ठेके पर दे दें और सब्जियों का हम बंटवारा कर लें। जमींदार ये बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे तू ये सब कुछ कर पाएगी? वैसे भी मैंने खूब सुना है तेरे बारे में। शहर जाकर भी तूने मेहनत करने की कोशिश की थी, पर क्या हाथ लगा तेरे अरे चली जा यहाँ से, चली जा, चल जा यहाँ से, नहीं तो। ठीक है जमींदार जी, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन आपको अपने फैसले पर अफसोस होगा कि आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे तुम जैसे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और हम अमीरों के आगे नए नए प्रस्ताव रख सकते हो, और कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों से। नहीं तो चली जाओ यहाँ से, चल जा। अब सपना वहाँ से चली गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो फिर से अपना ठेला लेकर इधर उधर घूमने लगी और सब्जियां बेचने लगी।
आओ आओ सब्जी ले जाओ, घिया ले लो, तोरी ले लो, आलू ले लो, आओ आओ सब्जी ले लो, आओ आओ ताजा ताजा सब्जी ले लो। सपना सब्जियां बेच रही थी कि तभी उसे स्कूटर पर जाता हुआ एक आदमी नजर आया जिसके स्कूटर पर राइडर लिखा हुआ था। कन्हैया लाल का घर कहाँ मिलेगा, क्या आप मुझे बताएंगी? शहर से उनके लिए एक पार्सल आया हुआ है। क्या कन्हैया लाल जी के लिए शहर से पार्सल आया है? कुछ बताइए भैया, किसने भिजवाया है? पता तो मैं आपको बता दूंगी। देखिए बहन जी, मैं ऑनलाइन सर्विस वाला हूँ, मुझे ये तो नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन हाँ, ये पार्सल शहर से उनके बेटे ने भिजवाया है, ये पता है। आगे से दाएं मुड़ जाइए और फिर चौक से बाएं चले जाना, आपको कन्हैया लाल काका का घर मिल जाएगा। वो राइडर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब सपना के दिमाग में बार बार यही बात घूमने लगती है और सपना खुद से कहती है, जब वो स्कूटर वाला इस तरह जगह जगह डिलीवरी कर सकता है तो इस तरह मैं भी तो किसी कंपनी से बात करके अपनी सब्जियों की डिलीवरी करवा सकती हूँ। लोगों के पास घर बैठे सब्जियां पहुँच जाएंगी। अब सपना अपने घर वालों से बात करके अगले दिन शहर जाने के लिए निकलने लगती है और उसकी सास उसे कहती है, हमने तुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। जब से मेरा बेटा मोहन हमें छोड़कर गया है तब से तूने ही इस घर को संभाला है, इसलिए संभल कर जाना और अपना ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। हाँ, अगर आज मोहन जिंदा होता तो वो भी कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहा होता। हमें तो बस बेटे के रूप में बेटी मिल गई है, बस। मुरली और उषा की बात सुनकर सपना भी भावुक हो गई और अपने आंसू पोंछकर शहर की बस के लिए निकल गई, जहां पर अब वो एक बड़ी सी सब्जियां डिलीवर करने वाली कंपनी में पहुंची और बोली, सर, मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं गांव की एक गरीब किसान हूँ और हमारी तरह और भी कई ऐसे किसान हैं जो अपनी सब्जियां आसपास बेचते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे दाम नहीं मिलते। उस कंपनी का मालिक रवि बोला, अब देखो, इस तरह से तो हमारे पास बहुत सारे लोग सौदा करने के लिए आते हैं और सब्जियां तो हम अभी भी बेच ही रहे हैं। फिर आप में ऐसी क्या बात है सपना जी जो मैं आपके साथ ये डील फाइनल करूं? हमारी सब्जियों में किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता। वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और पोषक भी बहुत होती हैं। मैं खुद आपके पास हर दिन सब्जियां पहुंचाऊंगी और आप उसे अपनी कंपनी का नाम लगाकर बेचना। मेरे अंदर जुनून है सर। जब एक गांव की लड़की जिसे गाड़ी चलाना नहीं आता, जिसके पास गाड़ी नहीं है, वो रोज आपके पास सब्जियां लेकर आ सकती है, तो सोचिए वो अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करेगी। सपना की बातें रवि के दिल को छू गईं और वो उसे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर उसने इसे पूरा किया तो वो उसे और काम देगा। सपना ये बात जाकर गांव के बाकी किसानों को भी बताती है और उसका ससुर कहता है, अरे वाह 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 वाह, मुझे गर्व है बेटा सपना। अब हम सब किसान उस जमींदार को फसल बेचने की जगह जहां तूने बताई है ना, उस कंपनी में बेचेंगे बेटा। हाँ। अब ऐसा ही होता है। सभी किसान सपना को सब्जियां दिया करते और सपना किराए पर एक गाड़ी लेकर खुद शहर वो सब्जियां पहुंचाया करती। ऐसे ही एक हफ्ते के बाद वो कंपनी वाला पहली पेमेंट सपना को देता है। मुबारक हो सपना, एक हफ्ते के अंदर ही तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी सब्जियों के फीडबैक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्लाइंट खुश हैं और बार बार ऑर्डर्स दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है सर कि आपको मेरा काम पसंद आया। हाँ, अब मैं तुम्हारा काम दुगना कर रहा हूँ। तुम अब सब कुछ संभाल लोगी ना? आप मुझ पर भरोसा रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। वहीं सपना जब शहर से गांव आने लगती है तो आते हुए उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब जमींदार गांव के लोगों को भड़काने लगता है। लो भैया, हो गई ना छुट्टी,
अरे वो लड़की आप सबके पैसे और फसल लेकर भाग गई। मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझको ही फसल बेचा करो, मुझको दो, लेकिन नहीं, ऐसे ही हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। अरे सालों से ये धंधा करते आ रहे हैं, तो हम लोग क्या गलत करेंगे क्या, हैं? उषा रोते हुए कहती है, मेरी बहू ऐसी नहीं है, देखना वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी। उसके पास तो फोन भी नहीं है, वो आती ही होगी। उषा ने ये कहा ही था कि थोड़ी ही देर में सपना गांव पहुंची, जिसे देखकर जमींदार का मुंह बंद हो गया और वो वहां से चला गया। सपना सबको बताती है कि गाड़ी खराब होने की वजह से उसे देर हो गई। सपना सबको उनके हिस्से के पैसे दे देती है और जब उषा के हाथ में पैसे देती है तो उषा बोलती है, नहीं बहू, ये पैसे हम नहीं रखेंगे, ये तेरी मेहनत के पैसे हैं और इससे तू अपना वो सपना पूरा करेगी जो तूने हम गांव वालों का पूरा किया है। आप कौन से सपने की बात कर रही हैं माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। इससे हम बंगला लेंगे, तेरे सपनों का बंगला। उस गार्ड ने तुझे कमजोर समझा, गरीब समझा, अकेला समझा, लेकिन जब तू इन सभी गांव वालों और उस जमींदार का मुंह बंद कर सकती है तो तू उस गार्ड का भी मुंह बंद कर सकती है। और एक दिन जब तू बंगला ले लेगी तो वही गार्ड तुझे सलाम मारेगा। माँ जी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपना ये सपना साकार कर सकती हूँ? तू कुछ भी कर सकती है, बस तुझे ज्यादा सोचना नहीं है, मेहनत करनी है। उषा की बातों ने सपना के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। अब सपना का लक्ष्य सिर्फ सब्जियां बेचना नहीं था। सपना ने तय किया कि वो अब केवल एक सप्लायर बनकर नहीं रहेगी, बल्कि खुद की एक ब्रांड पहचान बनाएगी। आपकी बातें मुझे बिल्कुल ठीक लगी माँ जी। अब मुझे अपने साथ साथ इस गांव के लिए कुछ करना है और हमारे परिवार के लिए भी। अगले कुछ महीनों तक सपना ने दिन रात एक कर दिए। वो सुबह 4 बजे उठती, किसानों के खेतों में जाकर खुद सब्जियों की गुणवत्ता की जांच करती और फिर शहर जाकर बड़े बड़े होटलों और सोसाइटियों में सीधे संपर्क करती। धीरे धीरे सपना की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन रवि बोला, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है सपना, और सभी ग्राहक भी बहुत ज्यादा खुश हैं। अगर तुम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ठीक है सर, मैं इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। सपना घर आकर बात करती है तो उसके सास ससुर उस पर भरोसा करके अपना घर गिरवी रख देते हैं और वो पैसे सपना अपनी इन्वेस्टमेंट में लगा देती है। जो पैसे उसने कमाए थे उसे वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। बाबा, माँ, देखिए, आज हमारे पास अपनी खुद की 5 गाड़ियाँ हैं जो शहर में ताज़ी सब्जियाँ पहुँचाती हैं, और अब मैंने शहर की उसी पॉश सोसाइटी के पास जमीन देख ली है जहाँ उस गार्ड ने मेरा अपमान किया था। बेटा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जो सपना तूने देखा था वो आज हकीकत बनने जा रहा है। पर बेटा, क्या सच में तू वही बंगला बनाएगी? हाँ बाबा, क्योंकि वो बंगला सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं होगा, वो मेरी मेहनत, आपके विश्वास और उस अपमान का जवाब होगा जिसने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 2 साल बीत गए। सपना का कारोबार अब करोड़ों में पहुंच चुका था। एक दिन उषा बोली, अच्छा हुआ कि हमारे पास अच्छे से पैसे जमा हो गए। अब हम तेरा सपना पूरा करेंगे। मैंने डीलर से बात कर ली है, अब हम जल्दी ही गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब सपना ने शहर के उसी पॉश इलाके में, जहां कभी सपना को चोर समझा गया था, आज वहां एक शानदार सफेद रंग का 2 मंजिला बंगला बनकर तैयार था। बंगले के गृह प्रवेश का दिन था। गार्ड ने जब देखा कि इतनी बड़ी मालकिन इतनी महंगी गाड़ी से उतर रही है तो वो फौरन सीधा खड़ा हो गया
और उसने झुककर सलाम किया। सलाम साहेब, मैं इधर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सपना गाड़ी से उतरी और उस गार्ड के पास जाकर रुक गई। गार्ड उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि अब सपना के व्यक्तित्व में एक अलग ही आत्मविश्वास और चमक थी। भाई साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? हम तो पहले भी मिले हैं, लेकिन पहले ना ही आपने मुझे साहब बोला था और ना ही मुझे सलाम किया था। गार्ड थोड़ा घबरा गया। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने सपना को कहाँ देखा है, और वो बोला, ओ साहब जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैडम जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। शायद आप इस बंगले की मालकिन हैं। अगर मैंने आपको पहले कभी देखा तो मुझे याद तो नहीं आ रहा। माफ़ करना मैम साहब, माफ़ करना। सपना मुस्कुराई और बड़े ही शांत लहजे में बोली, मैं वही सब्जी बेचने वाली लड़की हूँ जिसे आपने 2 साल पहले चोर कहा था। आपने कहा था कि मेरी औकात नहीं है इस मोहल्ले में पैर रखने की। आज मैं इस मोहल्ले के सबसे बड़े बंगले की मालकिन हूँ। गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वो पुरानी घटना याद आ गई जब उसने एक गरीब लड़की का मजाक उड़ाया था। उसका सिर शर्म से झुक गया और उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत से लोग देखे, लेकिन आपके जैसा हौसला किसी का नहीं देखा। मैंने गलत कहा था। औकात पैसों से नहीं, इंसान की मेहनत और सोच से बनती है। माफ़ करना मैडम, माफ़ करना। भाई साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर उस दिन आपने मेरा अपमान नहीं किया होता तो शायद मेरे अंदर वो आग नहीं जलती जो मुझे यहाँ तक ले आई। सपना ने उस गार्ड को भी गृह प्रवेश की दावत में शामिल होने के लिए कहा। भाई साहब, आप भी मेरे गृह प्रवेश की दावत में जरूर आना। शायद आप उस दिन मुझे वो सब ना कहते तो मैं ये सब कुछ हासिल नहीं कर पाती। सपना के सास और ससुर उषा और मुरली जब उस बंगले के अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के जमींदार और मीनाक्षी भी वहां मौजूद थे। जमींदार, जो कभी सपना को ताने मारा करता था, आज चुपचाप कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। सपना बहन, मुझे माफ कर देना। मैंने तेरी मेहनत को दया का नाम दिया था। आज समझ आया कि सफलता किसी की जागीर नहीं होती। मीनाक्षी, पुरानी बातों को भूल जाओ। अब हम मिलकर गांव की काया पलटेंगे। मैं चाहती हूँ कि हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा हक मिले। हाँ बहन, तुमसे तो मुझे भी प्रेरणा मिली है। अब मैं भी अपने बच्चों को बड़े बड़े ख्वाब देखने के लिए कहूंगी, ताकि वो भी सपना की तरह सपना देखकर अपने सपने सच कर सके। शाम के समय जब पूरा परिवार बंगले की बालकनी में बैठा था, तब उषा ने कहा, आज उस 2 मंजिला बंगले की चमक के आगे शहर की बड़ी बड़ी लाइटें भी फीकी लग रही हैं। मोहन आज जहाँ भी होगा अपनी पत्नी पर बहुत गर्व कर रहा होगा। माँ, ये बंगला सिर्फ मेरा नहीं है, ये उन सभी लोगों का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और सबसे बड़ी बात, ये उन सभी लड़कियों के लिए एक उम्मीद है जो अपनी झोपड़ी में बैठकर बड़े सपने देखती हैं। रात की चांदनी में वो सफेद बंगला चमक रहा था। सपना ने साबित कर दिया था कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। उसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। आज उस गार्ड की हर बात का जवाब मिल चुका था और सपना की जीत का शोर पूरे शहर में सुनाई दे रहा था।